एक बार फिर से आप सभी का मंत्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। यह 9th क्लास का आपका तीसरा चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है फ्रांस की क्रांति के बारे में। हमने पिछला क्लास से पढ़ा है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा था। तो हम पढ़े थे कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने भी क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस के सैनिक क्या हुए थे कि फ्रांस के जो सैनिक थे वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर उनके लिए युद्ध लड़ते हैं। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और उनको क्या दिलाते हैं, जीत दिलाते हैं। तो उसके बाद क्या है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद ही क्या होती है कि फ्रांस में भी क्रांति की शुरुआत होती है, क्योंकि फ्रांस में क्या था, राजतंत्र स्थापित होता है। क्या होता है? राजतंत्र स्थापित होता है। और राजतंत्र से वहाँ की जो फ्रांस की जो जनता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी है। खासकर कौन, जो किसान वर्ग है या मजदूर वर्ग है, उनका क्या है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा होता है। इसी के लिए वो क्या करते हैं, इसका बहुत ही बड़ा रूप से विरोध करते, एक क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है कि 1783 में क्या था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुई थी, जिसमें जब फ्रांस की जनता जब अमेरिका में लड़ रही थी तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जिस चीज़ के लिए हम अमेरिका में लड़ रहे हैं वही चीज़ हमारे देश में भी क्या है, कमी है। जैसे समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्वता का, इन सभी का क्या था कि फ्रांस में भी कमी थी। फ्रांस में क्या था, राजतंत्र होता था। और फ्रांस में राजतंत्र होने पे क्या है कि सारी जितनी भी बात होती थी उनकी राजा का ही क्या होता था, अधिकार चलता था। राजा की हर बात को उनको कानून के रूप में मान्यता लेना पड़ता था। तो इस तरह से क्या है कि उनको हर बात को क्या है, मानना पड़ता था। तो यही इसमें हम लोग आज पूरे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह की फ्रांस की जो क्रांति है वो कोई एक समय ही शुरू नहीं हुआ था। इसके पीछे क्या है, बहुत सी घटनाक्रम होती है। उसके बाद यह क्या है, क्रांति की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या था, कि फ्रांस में जो क्रांति का मुख्य आधार था क्या है, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, समानता। क्या इन तीनों के रूप से क्या था, क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसने क्या कहते कि पूरे विश्व को प्रभावित किया था। आप पढ़ेंगे कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उसके बाद इटली, रसिया, इन सब में क्या थी कि पूरी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो उसमें क्या था कि फ्रांस में क्या था कि पुरातन व्यवस्था था। आप देखिएगा इसमें लिखा होगा फ्रांस की पुरातन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था मतलब क्या होता है कि फ्रांस में क्या था कि 1789 से पहले क्या, फ्रांस में 1789 से पहले कुछ व्यवस्था लागू था, जैसे विशेष अधिकार देना। ठीक है, लोगों को जो पादरी वर्ग थे उनको विशेष अधिकार था। मतलब राजा का सारी व्यवस्था, मतलब कोई अधिकार ना दिया जाना, मतलब कानून, अलग अलग कानून था। उन सभी को क्या कहता है, पुरातन व्यवस्था कहलाता है। बाद में पढ़िएगा आप लोग कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है, आप 10वां में जाएगा तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़िएगा कि उसने क्या था कि वो अपना संहिता लगाया था। इसमें क्या कहता है कि पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू किया था। इसमें लोगों को अधिकार दिया गया था, स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सा चीज़ दिया गया था। तो अब इसी चीज़ पर हम लोग को चर्चा करता है। तो पुरातन व्यवस्था के बारे में पता है कि फ्रांस में 1789 के पहले की जो भी व्यवस्था थी वो क्या कहलाती थी, पुरातन व्यवस्था कहलाती है। इसको एक बार देख लेंगे। अब जो है आपका कहता है 1789 के समय क्या है, 1789 के समय फ्रांस में जो राजवंश था, क्या है, फ्रांस में जो राजवंश था उसको कहता है बुर्बो राजवंश कहलाता है। और जब यह क्रांति की शुरुआत हुई थी तो याद रखिए उस समय राजा कौन था, तो लुई 16 होता है। क्या है, लुई 16 जो क्या होता है, फ्रांस का राजा होता है, जो क्या था कि बहुत ही ज़्यादा कम उम्र का होता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लुई 16 होता है जो क्या है कि बुर्बो राजवंश का क्या होता है, शासक होता है। आगे कहता है क्रांति के समय क्या थी, कौन सी व्यवस्था लागू हुई थी, सामंती व्यवस्था लागू रहती है। मतलब सामंती मतलब क्या है कि लोगों को विशेष अधिकार, जो पादरी वर्ग होते थे या उसके ऊंचे पद के थे, जो राजा के हर कानून को मानना होता था, इसी को कहता है सामंती व्यवस्था कहता है। और फ्रांस में एक और चीज था कि फ्रांस में आपको समाज को देखिएगा तो फ्रांस में समाज को क्या है, 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ग जो होते थे कुलीन वर्ग होते थे। कुलीन वर्ग कौन होते थे कि कुलीन वर्ग वो होते थे जो क्या है कि राज अधिक का है कि राजा के जो अधिकारी होते थे या सैनिक में या जो मुख्य अधिकारी होते थे वो क्या होते थे, कुलीन वर्ग से आते थे। कुलीन वर्ग में भी आप जानिएगा कि 2 वर्ग होते थे, एक उच्च होते थे और एक निम्न होते थे। मतलब जो ऊंचा पद पे होते थे वो उच्च कुलीन कहलाते थे। तो ठीक है, उसी में क्या था, दूसरा क्या था, पादरी वर्ग था। जो पादरी वर्ग भी था क्या कि जो चर्च में मतलब रहकर चर्च में जो रहते थे उनको क्या कहता था, पादरी वर्ग कहता था। और फ्रांस में क्या था कि पादरी जो
चर्च का भी क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता था कि वह उनकी जो राजा के बाद अगर सर्वश्रेष्ठ था तो कौन थे, तो चर्च था। कि चर्च में जो काम होते हैं पादरी, जैसे हम लोग के यहाँ मतलब हिंदुओं के लोग समझिए कि मंदिर में जो पंडित जी होते हैं, तो वही तरह क्या होता है कि जो क्रिश्चियन होते हैं उनके लिए क्या है कि चर्च में जो रहने वाले होते हैं, जो वहाँ के चर्च के जो पंडित है, उनको क्या कहता है, पादरी कहा जाता है। इसमें भी दो तरह के पादरी होते थे, एक उच्च पादरी होते थे, एक निम्न पादरी होते थे। नहीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में क्या था कि साधारण वर्ग था। साधारण वर्ग में कौन होते थे, तो किसान, मजदूर, ये सब आते थे। जो मतलब क्या है कि जो सामान्य, जिनको न कुलीन में स्थान मिलता था ना पादरी में मिलता था, वो क्या आते थे, सामान्य वर्ग में आते थे। अब एक और चीज़ है आपका, क्या है कि एक और चीज़ आपको कहता है देखने को कि इसमें क्या है कि जो कुलीन वर्ग थे और पादरी वर्ग थे, इनकी जनसंख्या क्या थी, बहुत कम होती। क्या है कि इनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी। लेकिन इनको क्या था कि ये बहुत मतलब फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, क्या है, फ्रांस में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे और बहुत ज़्यादा क्या थे, विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले लोग थे। जिस तरह राजा को अधिकार प्राप्त था, उसी तरह कुलीन और पादरी वर्ग को भी क्या था, विशेष अधिकार प्राप्त था। वही साधारण वर्ग, क्या है, साधारण वर्ग क्या था कि बहुत ही कमजोर था, उनका शोषण होता था। इसी के बारे में कि यह जो क्रांति की शुरुआत हुई है, यह साधारण वर्ग के द्वारा ही किया गया। जो कहा जाता है जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनके लिए, जो मध्य वर्ग होते हैं, क्या एक मध्य वर्ग का उदय होता है। इसमें देखिएगा कि मध्य वर्ग के द्वारा उदय होने के बाद ही क्या है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई होती है। तो इसको आप लोग एक बार तो नोट कर ही चुके होंगे। अब देखिएगा एक और चीज, जिससे देखिएगा कुलीन और पादरी वर्ग है, क्या है, कुलीन और पादरी वर्ग को क्या विशेष अधिकार प्राप्त था। कुलीन और पादरी वर्ग को क्या था कि उनको कर से मुक्त रखा गया था। क्या है, वो कर नहीं देते थे, बल्कि पूरा कर का जिम्मेदारी किनका था, जिसको टैक्स होता है, तो वो मजदूर वर्ग या किसान को देना होता था। यही मुख्य कारण था। और बहुत सा चीज था कि एक तो कर देते भी नहीं थे, और दूसरा क्या था कि इनको कुछ कर उसीलने का क्या है, इनको अधिकार दिया गया था। जैसे पादरियों को क्या दिया गया था कि जो नन, क्या है कि जो नन क्रिश्चियन थे, उनसे क्या थे कि वह धार्मिक रूप से टैक्स लेते थे। और जो कुलीन वर्ग थे तो उनको क्या था कि विशेष अधिकार प्राप्त था, उनको जमींदारी का दिया, मतलब जमींदारी था, बहुत सा चीज था जिनके तहत वो क्या करते थे कि आम जनता का वो शोषण करते थे। तो इसके बारे में बस अगला टॉपिक पे देखते हैं क्या है। एक बात खास है कि जैसे आप देखिएगा कि जैसे भारत में जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो क्रांति हुई थी, वो किसके लिए हुई थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई थी। अमेरिका में जो क्रांति हुई थी तो वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। लेकिन जो फ्रांस की जो क्रांति हुई है, वह ऐसा नहीं कि फ्रांस किसी का गुलाम था, बल्कि वह किसके लिए उस पर मतलब वो क्रांति क्यों हुई, तो वहाँ पर राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था। और राजतंत्र से जनता क्या थी, बहुत ज़्यादा शोषित थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपना वहाँ पे मतलब उनका जो गुस्सा था वो राजतंत्र के खिलाफ होना शुरू हुआ था। इसी के लिए क्या कहता है कि वहाँ की राजतंत्र को हटाने के लिए क्या किया था, क्रांति किया गया था। हम पढ़ेंगे आगे कि यूरोप में क्रांति का क्या क्या कारण रहा है। तो पहला कहता है पहला कहता है राजा का जो कारण है, क्या है, राजा वाला जो कारण है उनका राजनीतिक कारण जानना है। फिर हम पढ़ेंगे सामाजिक कारण, फिर पढ़ेंगे फिर हमको पढ़ना है आर्थिक कारण है, फिर सैनिक का बहिष्कार। इन सभी क्या है कि इन सभी ने मिलकर क्या किया था कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की थी। तो आज एक चीज और हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, आप देखिएगा कुलीन क्या है, कुलीन और पादरी। जो पादरी थे देखिएगा कुल कितना 100% का, क्या है 100%, क्या है 100% में से इनका जो अधिकार था, क्या है, इनका जो अधिकार था, सोचिए कि कुलीन और पादरी वर्ग क्या थे कि 100% भूमि पर इनका अधिकार कितना था, 60% था। कितना था, 60% होता था। और जो साधारण थे, क्या थे, जो साधारण थे, जो साधारण वर्ग थे, उनको मात्र कितना मिला था, 40% मिला था। कितना था, 40% मिला था। और जनसंख्या में क्या है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 90% जनसंख्या कौन था, तो साधारण वर्ग था। 90% जनसंख्या क्या था, साधारण वर्ग था। और मात्र 10% जनसंख्या क्या था, कुलीन वर्ग था। क्या था, मात्र 10% जनसंख्या क्या था, कुलीन का था। मतलब कुलीन की जनसंख्या बहुत कम थी। और बहुत ज्यादा जनसंख्या था किसान का एवं सामान्य जो साधारण वर्ग था उनका था। और वो क्या हो रहा था कि वह उनको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि ज़मीन का प्रतिशत भी क्या था कि बहुत कम था। मान के चलिए कि जिसकी आबादी 90% हो
और उसका ज़मीन का हिस्सा मात्र 60% हो, मतलब 40% हो, और बाकी जो 60% जो ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो पादरी और कुलीन वर्ग के पास है, फिर भी क्या है कि किसानों को ही उनको टैक्स देना पड़ता था। इस कारण क्या होता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। ऐसा नहीं है कि 1789 क्या है, 1789 से क्या है कि इसकी क्रांति की शुरुआत हुई। इसकी पृष्ठभूमि क्या हो गई थी, बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। हो क्या रहा था कि जनसंख्या क्या, फ्रांस की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी और उसके अनुरूप उनको संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहा था। वहाँ का जनसाधारण भोजन क्या है, जनसाधारण जो आम जनता का भोजन होता है, जैसे हमारे भारत में आम जनता का भोजन क्या है, चावल है, तो उसी तरह फ्रांस में क्या था कि आम जनता का भोजन क्या होता था, तो पाव रोटी होता था। क्या होता है, पाव रोटी होता है। आप पढ़िएगा उसमें कि एक पाव रोटी की कीमत शायद इसमें दिया है, पाव रोटी जो उसमें क्या है कि एक बहुत ज़्यादा उछाल आ गया था। मतलब क्या है कि उसके पाव रोटी में उछाल आ गया था। महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन उस हिसाब से मजदूर और किसानों का क्या है, आय नहीं बढ़ रहा था। इस कारण में क्या था कि वहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक पढ़िएगा, एक और चीज़ है इसमें, कहता है कि जब साधारण वर्ग, क्या साधारण वर्ग से जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो साधारण वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो वो राजनीति में, मतलब वो उन्हें राजनीति में देखा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें क्या है, विशेष अधिकार से वंचित रखा जाता है। क्या है, विशेष अधिकार से वंचित रखा जाता है। बल्कि फ्रांस में क्या था कि बहुत सा जनजातीय अधिकार था। मतलब जैसे कोई पादरी का बच्चा होगा तो उसको भी क्या विशेष अधिकार मिलेगा। चाहे कोई कुलीन वर्ग का परिवार से आता है तो उसके बच्चा को क्या करेगा, विशेष अधिकार मिला जाएगा, ना कि उसके योग्यता के अनुसार उनको क्या मिलेगा, मतलब उनके योग्यता के अनुसार उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इन बात से भी कहते हैं कि जो जनसाधारण वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें इसकी यही मुख्य विरोध का कारण बनता है। जो साधारण वर्ग थे वो क्या होते थे कि वह नगरों में क्या है, वह नगरों में कोई लेखापाल, कोई मतलब पढ़ा लिखा, मतलब फैक्ट्री में जो काम होता था, मजदूर वर्ग जो भी पढ़ा लिखा लोग थे उनको क्या है काम मिलता था। जैसे मतलब लेखापाल हो गया, मतलब लिखने वाला काम, उनको यह सब क्या है काम मिलता था। साथ ही साथ क्या था कि साथ ही साथ फ्रांस में क्या था कि कानून व्यवस्था एकदम से नहीं था। क्या था कि वहाँ पे कानून जो व्यवस्था था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब एक राज्य के लिए, मतलब एक स्टेट के लिए अलग कानून, दूसरे स्टेट के लिए अलग कानून, हर चीज़। यहाँ तक कि नाप तोल का जो नाप तोल होता है 1 किलो, कहीं 1 किलो का वजन कहीं अलग है, कहीं दूसरे जगह कुछ चीज़ का अलग है, हर जगह का मतलब इतना ज़्यादा खराब व्यवस्था हो गया था कि लोग उसे क्या हो गए थे, मतलब एकदम से गुस्सा हो गए थे और वो चाहते थे कि हम इससे क्या है, कैसे हमको छुटकारा मिलेगा। एक और चीज़ है इसमें, कहता है कि फ्रांस में क्या था कि कर का भी निर्धारण नहीं था। क्या है, कर का भी, मतलब एक स्टेट अलग कर ले, मतलब स्टेट उसमें क्या था कि राज्य होते थे तो हर राज्य अपना अपना कर डिसाइड किए थे कि कोई अलग कर लेता था, कोई अलग, जिसके कारण क्या था कि फ्रांस का जो व्यापारी वर्ग था वो भी क्या था कि बहुत ज़्यादा उनसे गुस्सा में रहते थे। अब देखिएगा 1774 में, देखिएगा 1774 क्या है, 1774 में कोई लुई 16, क्या है लुई 16 क्या बनता है, फ्रांस का राजा बनता है। क्या है, फ्रांस का राजा बनता है, जो क्या था कि मतलब वो भी बुरुवंश वंश का था। यह क्या था कि बहुत कम उम्र का था, मात्र 20 वर्ष की उम्र का लड़का होता है, मात्र 20 वर्ष की उम्र का लड़का होता है। और इसको क्या उतना अनुभव नहीं होता कि फ्रांस में हम कैसे व्यवस्था को कंट्रोल करें। और इनकी नाकामी के कारण क्या कि फ्रांस की जो जनता थी उसमें बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है। यह राजा मतलब बहुत कम उम्र का होता है और बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। उसको राज्य से अपना कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने राजमहल में, जो शीश महल था, वर्सराय कहता है कि वर्सराय में अपना एक शीश महल बनाया था, उसमें वो आराम से रहता था। उससे जनता से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। जैसा भी भारत की जो स्थिति है ठीक उसी तरह से कि आप कोरोना से मर रहे हैं लेकिन यहाँ के कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आपका पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा इसके बारे में भी लोग कोई नहीं सोच रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। तो ठीक प्रकार उसी प्रकार क्या था कि फ्रांस में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई थी कि किसी से कोई मतलब उनको नहीं हो रहा था कि जनता क्या कर रही है नहीं कर रही, इसी के लिए उनको कभी सोचते भी नहीं थे। एक और चीज़ था कि फ्रांस में एक स्टेट्स जनरल की स्थापना की गई थी, जिसके तहत क्या किया गया था कि उसके कुछ कमेटी के सदस्य थे जो किसी प्रकार के मतलब क्या है, किसी प्रकार का मतलब निर्णय लेने के लिए उनका गठन किया गया था। लेकिन वो भी क्या था कि 115 साल तक कहता है कि उसके गठन का 115 साल तक ला क्या है कि कोई भी मतलब बैठक ही नहीं हुआ था। सोचिए कि 1614 में बना था और 1700 क्या है 1700 पढ़िएगा 1774 तक भी कोई भी क्या उनका कोई भी बैठक नहीं होता है। यह भी क्या है एक बहुत बड़ा रीजन था।
अगर लुई 16 अगर समझदार होता तो इस जो ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसको क्या कर सकता था, रोक सकता था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी या इतना विवेकपूर्ण आदमी नहीं था कि उनको यह क्या करे, एकदम से रोक सके। उस समय जो फ्रांस का जो राजकीय आय था, क्या है, फ्रांस का जो राजकीय आय था और व्यक्तिगत आय था वो भी दोनों क्या हो गया था, एकदम से समान हो गया था। एक और चीज़ है कि फ्रांस क्या किया था कि अमेरिका का क्या किया था, युद्ध में मदद किया था। अब मदद करने के कारण क्या हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति एकदम से खराब हो जाती है। फ्रांस पे करीब क्या है, फ्रांस पे करीब 10 अरब लिब्रे, जो लिब्रे क्या है फ्रांस की मुद्रा होती है, उसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है। क्या है, कर्ज बढ़ जाता है और वो अपने आप को क्या दिवालिये के रूप की तरफ बढ़ते चला जाता है। और यह स्थिति क्या है, यह स्थिति इतनी भयावह होती है कि क्या है कि पुरातन व्यवस्था, मतलब क्या है कि पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करने की क्या हुई थी, आवश्यकता पड़ जाती है। कि राजा के अब हाथ में कुछ भी नहीं होता है, कि वो कुछ भी करने में क्या है, असक्षम हो जाता है। और इस तरह क्या है कि फ्रांस में क्रांति की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अब कहता है फ्रांस की क्रांति के कारण, क्या है, फ्रांस की क्रांति के कारण। तो क्या है, फ्रांस की क्रांति के क्या थे, निम्न कारण थे। क्या है, फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण रहे। पहला इसे राजनीतिक कारण, क्या है, पहला आपको राजनीतिक कारण है, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सैनिकों का असंतोष, पांचवा बौद्धिक कारण और छठा क्या है, तत्कालीन कारण है। कि इन सभी कारणों ने क्या है, इन सभी कारणों ने फ्रांस में क्या है कि मुख्य रूप से क्या है, स्वतंत्रता लाने में अहम योगदान दिया है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ राजनीतिक कारण पे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा आपका हो जाएगा। तो पहला कहता है निरंकुश राजतंत्र। क्या है, निरंकुश राजतंत्र। तो फ्रांस में जो राजतंत्र था वो निरंकुश होता है। निरंकुश मतलब क्या है कि अपने मन से काम करना। क्या है, अपने मन से काम करने को क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। उसे जनता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है कि जनता उनके लिए, मतलब जनता के क्या काम, कौन सा काम करेंगे जिससे जनता की भलाई होगी, बल्कि वो ऐसा चीज़ करते हैं कि क्या है कि जनता का जितना अधिक से अधिक क्या किया जाए, शोषण किया जाए। जैसे उस समय जब लुई 16 था वो कहता था कि मेरी इच्छा ही क्या है, कि मेरी इच्छा ही क्या है, कानून है। जैसे लुई 16 जैसा आदमी कहता था, जहाँ का राजा था, कि उसका इच्छा ही क्या है, फ्रांस के लिए कानून है। उसका जो इच्छा मन कर जाए वही इच्छा हो जाएगा। जैसे आप एक पढ़िएगा कि एक इराक का एक सद्दाम हुसैन था, वो बोल दिया, एक बार कह दिया क्या कि हमको आम अच्छा नहीं लगा, तो पूरा मतलब इराक में क्या है कि पूरा आम ही बैन कर दिया गया कि भाई आम कोई आदमी खाएगा ही नहीं। मतलब हमको आम अच्छा नहीं लगा तो सबके लिए आम क्या है कि अब सब आदमी को आम नहीं खाना है। तो ठीक उसी प्रकार का लुई 16 भी था, उसी तरह का आदमी था। बोला कि उसका अपना कथनी था कि मेरी इच्छा क्या है, शक्ति है। और एक और थे, क्या है कि जब लुई 14 था तो क्या है, लुई 14 था वो कहता था कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही राज्य हूँ। तो क्या राजा अपने को क्या मतलब था कि राज्य कि जो हमको पसंद आएगा वो सभी आदमी को क्या आना चाहिए, पसंद आना चाहिए। तो पहला क्या है, निरंकुश राजतंत्र क्या की थी कि इसके मतलब पहला प्रमुख कारण क्या है कि निरंकुश राजतंत्र जो क्या है कि कारण बना था। दूसरा मतलब राजनीतिक कारण में पहला है क्या है, निरंकुश राजतंत्र। दूसरा आपको कहता है राज दरबार की विलासता। राज दरबार की विलासता क्या है कि जो राजा थे वहाँ के, जो लुई 16 था, जो उसमें जब क्रांति हुई थी 1774 में जब वो राजा बना, तो वो क्या था, बहुत ही विलासतापूर्ण जिंदगी जीता था। कहता है वो पेरिस में क्या है, वो फ्रांस में पेरिस में अपने बरसराय के बहुत बड़े शीश महल में रहता था। उसकी पत्नी का नाम था उसकी पत्नी का नाम है एंतोनेत। क्या है, एंतोनेत नाम है, जो क्या है कि बहुत ज़्यादा खर्ची थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो बेहताशा खर्च करती थी। राजा अपने क्या है, राजा अपने सेवा सत्कार के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो नौकर चाकर थे उनको रखता था और उस पर क्या है बहुत ज़्यादा खर्च भी करता था। तीसरा कहता है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। क्या है, फ्रांस में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं थी। मतलब जितने भी मतलब अधिकारी थे वो एक दूसरे पे क्या, राजा को खुश करने के लिए क्या करते थे, तलवार चाटते रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या करते, हमेशा कोई ना कोई साजिश करते रहते थे। इन ये जो भ्रष्टाचार मतलब जो इनके जो अधिकारी थे वो हमेशा राजा को खुश करना चाहते रहते कि राजा कैसे भी खुश हो जाए और उनके बारे में क्या करे, तारीफ करता रहे। फिर आता है प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस में क्या था, प्रशासनिक अव्यवस्था था। आपको पता है कि फ्रांस के अन्य राज्यों में क्या था कि अलग अलग कानून, अलग अलग कर, अलग अलग नाप तौल की व्यवस्था रखी गई थी, जिसके कारण क्या था कि प्रशासनिक अव्यवस्था थी, मतलब कोई कानून एक समान नहीं होता था। इस कारण में क्या था कि लोग, यह राजनीतिक कारण था, इसमें क्या किया था कि राजनीतिक कारण के तहत ये सभी बातें हैं जो क्या है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की थी। लास्ट में कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव कैसे था। तो फ्रांस में क्या था कि स्वतंत्रता नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। क्या स्वतंत्रता नाम का कोई चीज़ नहीं था। आप राजा के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकते थे, कुछ भी बोल नहीं सकते थे। राजा जिसको चाहता उसको क्या है दंड दे सकता था, उसको जो भी सजा होता था वह आसानी से उनको दे सकता था। तो यही क्या था कि स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से अभाव था। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। और अगर कोई प्रदर्शन भी होता था उसको क्या बलपूर्वक एकदम से दबा दिया जाता था। तो आज हम लोग इतना टॉपिक, आज हम लोग राजनीतिक कानून पे बात किए हैं। कल से हम लोग ये इसके और जो आगे पार्ट है सामाजिक आर्थिक, इन पे बात करेंगे। तो वीडियो बनाते मतलब आप अगर वीडियो पसंद है तो अपना लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अब।